हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि बिलिंग इंजीनियर जो है वो रेट एनालिसिस कैसे करता है किसी भी चीज़ का हो। और मान लीजिए कि हमको पाइपलाइन डालना है किसी भी, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट का हो या कि फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का हो। ओवरऑल करना दोनों में वाटर ही सप्लाई है। बस क्या होता है कि इरिगेशन में खेत के लिए करना है और उसमें घर के लिए करना है। और थोड़ा सा ये होता है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग को जो वाटर सप्लाई घर में होता है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि शुद्धता वगैरह का, कि क्योंकि वो के लिए ही पानी जाता है। तो हमारा टॉपिक ये है कि हमको रेट एनालिसिस करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए रेट कैसे फाइंड करेंगे कि इस चीज़ का रेट क्या होगा। मैं आपको याद होगा कि मैं कल एक वीडियो बनाया था जिसमें एच डी पी पाइप वगैरह अपना यार्ड दिखाया था, जिसमें से आपको एच डी पी पाइप दिखा था, एम एस का पाइप दिखा था। तो सबसे पहले मैं एक एम एस का बताता हूँ। एक पाइप का मान लीजिए कि कोई भी पाइप 12 मीटर का है। एम एस का जनरली पाइप 12 मीटर का ही बनता है। जो ज़्यादा डाया हो जाता है तो उसका लेंथ कम कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डाया हो जाएगा तो एक पाइप का वेट जो है तो ज़्यादा हो जाता है, तो और एक ट्रेलर में आएगा भी नहीं। तो इस हिसाब से कर देते हैं और उसको जैसे हम तो बना तो देंगे, लेकिन लेइंग करने में हम लोग को दिक्कत जाएगा। तो उसका लेंथ है, बड़ा डाया का लेंथ है, हम लोग कम कर देते हैं। मान लीजिए कि एम एस के एक पाइप का लेइंग करना, 12 मीटर का पाइप है, 1300 डाया है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके फैब्रिकेशन पे बात नहीं करें, फैब्रिकेशन पे बात बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि लेइंग कर रहे हैं तो उसका हम रेट कैसे फाइंड करेंगे कि इसका रेट कितना होना चाहिए पर मीटर का। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यदि एक पाइप को लेइंग करने के लिए हम लोग को कितना मशीनरी रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी हमको लिंक करना तो पिक एंड कैरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि 1300 डाया का पाइप है और और यदि 12 मीटर का है तो समथिंग 3.9 टन का रहेगा पाइप। तो पहले तो क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको लिंक करने के लिए, ट्रेंच वगैरह बनाने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा किसका, उसका एक्सवेटर का। तो एक्सवेटर का भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे कि एक्सवेटर जो है अप्रॉक्सीमेट उसको अलग अलग से आता है कि 140 है, 320 है, 160 है। तो अपन को जितना ज़रूरत होगा उसे लेंगे, लेकिन मिनिमम यदि 140 का रेट कहा जाए तो 1,70,000 1,80,000 के समथिंग पर मंथ का चार्ज आता है। हर जगह अलग अलग रहता है। तो हमने एक्सवेटर और हाइड्रा का ये रेट फाइनल कर दिया कि ये हो गया। अब उसके बाद यदि हमको एक वेल्डिंग, एक जॉइंट यदि कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पाइप मैन्युफैक्चर सॉरी फैब्रिकेशन हो गया है। अब उसको जब हमको वेल्डिंग मारना है तो उसकी सरकमफ्रेंस साइड में वेल्डिंग करना है, यानी उसका जितना डाया है, डाया के आउटर साइड इनर साइड ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है कि हमको बैक चिपिंग करना है कि नहीं करना है, कि आउटर बस मारना है। अंदर वाले जब अंदर वेल्डिंग करते हैं तो उसको बैक चिपिंग बोलते हैं, जब यदि बाहर की तरफ वेल्डिंग करते हैं तो उसको आउटर साइड वेल्डिंग कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि बड़े जो डाया का पाइप होता है तो उसमें बैक चिपिंग होता है, यानी मतलब अंदर साइड वेल्डिंग करना पड़ता है हम लोग को। और यदि छोटा डाया है जिसमें आसानी से नहीं जाया सकता तो बाहर वेल्डिंग करके उसको छोड़ देते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या होगा कि अब आते हैं इलेक्ट्रोड पे। अब इलेक्ट्रोड का क्या सीन है कि इलेक्ट्रोड ऑलरेडी स्पेसिफाई है कि कौन सा इलेक्ट्रोड लेना, 6010 लगना है, 7010 लगना है, 6013 लगना, कौन सा लगना ऑलरेडी स्पेसिफाई रहेगा। उसका एक बंडल का रेट पता कर लेंगे कि कितना एक बंडल का रेट आता है और एक ज्वाइंट पे कितना इलेक्ट्रोड लगेगा। ऐसा भी होता है कि एक ज्वाइंट पे दो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं कि रूट मारना है, यानी जो हम लोग पाइप जो का फिटअप करने के बाद जो फर्स्ट वेल्डिंग मारेंगे तो उसको बोलते हैं रूट। यानी फर्स्ट वेल्डिंग करने के लिए कुछ दूसरा एक इलेक्ट्रोड हो, जैसे 6013 हो गया और 6010 हो गया। और यदि आउटर के तरफ उसको फिलअप करना है और फाइनल कोड मारना है तो 6013 से कर देते हैं। ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है। अब उसमें क्या होता है कि अब इन दोनों का रेट पता कर लेंगे और एक ज्वाइंट पे कितना इलेक्ट्रोड लग रहा है ये पता कर लेंगे, जो कि साइड इंजीनियर इजीली बता देता है और उसको पता रहता है क्योंकि साइड पे काम कर रहे हैं।
और यदि उनको नहीं पता है तो पता भी चल जाता है कि इलेक्ट्रोड से डिटेल मिल जाएगी कंपनी से कि कितना। और एक चीज़ और डिपेंड करता है, यदि इलेक्ट्रोड का थिकनेस ज़्यादा है 3 mm 3.15 या 4 mm का इलेक्ट्रोड है, तो उसके हिसाब से होता है कि यदि एक इलेक्ट्रोड 10 mm जाएगा, 15 mm जाएगा, 20 mm जाएगा, 25 mm, 50 mm, वो ऑलरेडी क्लियर, तो इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल लेके चलते हैं कि प्रैक्टिकल पता कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से या कि एक जॉइंट में कितने इलेक्ट्रोड लगने वाले, जिससे कि हमको इलेक्ट्रोड का पता चल जाएगा। दो चीज़ हो गया। उसके बाद आ जाएगा क्या, हमको पाइप लाइन करने के लिए कितना वेल्डर लगेगा, कितना फिटर लगेगा, और कितना सुपरवाइज़र लगेगा और कितने हेल्पर लगेंगे। ये सब मैन पावर का क्लियर कर लेंगे कि मैन पावर हम लोग को कितना लगने वाला है। मैन पावर क्लियर करने के बाद सबका फिक्स होता है कि भाई यदि फिटर रहेगा तो 20,000 लेगा, 25,000 रुपये लेगा सैलरी, या कि सुपरवाइज़र रहेगा तो कितना लेगा सैलरी, और वेल्डर रहेगा तो कितना सैलरी रहेगा। इनसे पता चल जाएगा। इन सब का जब रेट फिक्स हो जाएगा तो हम लोग एक टोटल अमाउंट ले लेंगे कि इतना लगेगा, ठीक है ना। एक मंथ का कॉस्ट आ जाएगा कि एक मंथ में यदि इतना आदमी काम कर रहा है तो इतना कॉस्ट आएगा। वेल्डिंग का हो गया तो जॉइंट के अनुसार हो जाएगा, तो उसका एक मोटा मोटी निकल जाएगा कि एक महीने का कॉस्ट उसका 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। अब उसको तो पता ही होता है कि भाई उसको तो फंड देख के, फंड एंड साइड देख के तो पता ही रहता है कि हम एक महीने में हम कितना लेइंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग भी एवरेज पकड़ के चलते हैं कि एक महीने में बंदा इतना लेइंग कर रहा है, 10 पाइप डाल रहा है, 20 पाइप डाल रहा, 50 पाइप डाल रहा, 100 पाइप डाल रहा, 12 मीटर का, या जितना भी डाल रहा है, तो वो तो पता ही होता है। अब उसके हिसाब से यदि इतना पाइप डाल रहा है और एक में हमको तो रेट पता ही है, ठीक है ना। अब इतना पाइप डाल रहा है तो उससे ये पता चल जाएगा कि इतना पाइप डालेगा, इसका एक महीने का कॉस्ट इतना है। तो हमको ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि एक जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रोड लगना है और कितनी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। ये सब चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं। अब हम उसको पता कर लेना है कि एक जॉइंट पे इतना लग रहा है और एक आदमी का रेट इतना है, तो वो यदि एक इतना टाइम ले रहा है तो उसका प्रोडक्टिविटी निकालेगा कि यदि 2 घंटा यदि एक वेल्डर कर रहा है तो दिन भर में इतने जॉइंट कर लेगा। उसके अनुसार हम लोग को एक जॉइंट का रेट पता चल जाएगा। अब जब एक जॉइंट करिए तो पता चल जाएगा कि एक जॉइंट करने में इतना लगता है। उसके अनुसार से हम एक मीटर के हिसाब से, रनिंग मीटर के हिसाब से रेट निकालेंगे कि एक पाइप डालेगा जिसको यदि इतना कॉस्ट है, मान लीजिए कि उसका कॉस्ट आ रहा है 15,000 रुपये, ठीक है। तो उसमें 10% ऐड करके 10%, 15% कंडक्टर प्रॉफिट ऐड करके उसका रेट फाइनल कर देंगे कि 1 मीटर का रेट इतना है, जो कि हम लोग ने पहले निर्धारित की थी। इसी ऐसे ही करके एक पाइप का या कि किसी भी चीज़ का रेट का निर्धारण होता है कि कितना पाइप ये डाल सकता है, कितना टाइम लगता है। जैसे अब HDP MS कब हो गया, तो MS में इलेक्ट्रोड भी लगना, बड़ी बड़ी मशीनरी लगना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। 3,000 रुपये मीटर, 1,500 रुपये पर मीटर। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको 1,500 1 मीटर, मान लीजिए आपने 12 मीटर डाल दिया 1,500 रुपये मिल जाएगा। उसमें भी अलग अलग रहता है कि एक्सकवेशन करिएगा तो उसमें 1,500 में आपको दे दिया रेट, ठीक है ना। और 1,500 में ही ये बताएगा कि एक्सकवेशन का इतना रेट है, यदि आप एक्सकवेशन करिएगा तो इतना मिल जाएगा, आपने पाइप डाल दिया तो इतना मिल जाएगा, यूटी टेस्ट करवा दिया तो इतना मिल जाएगा, हाइड्रो टेस्ट करवाइएगा कितना मिल जाएगा। यानी उसमें भी पार्ट वाइज बता रहता है। ऐसे करके हम लोग रेट फाइनल करते हैं। अब इसमें तो मशीनरी ज़्यादा लगता है इसलिए इसका रेट ज़्यादा रहता है। और क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि वो हो गया, नाम नहीं आ रहा, HDP हो गया। HDP पाइप में क्या सीन रहता है कि उसमें तो ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैक्टर से ही बंडल खोला और बिछा दिया पूरा यहाँ से वहाँ तक। जॉइंट भी ज़्यादा नहीं आते, कम डाया पे जॉइंट भी ज़्यादा नहीं आता, तो इसलिए उसका रेट कम रहता है, कम मशीन। तो कुल मिलाकर ऐसे हम लोग को रेट फाइंड करते हैं कि क्या 1 मीटर का रेट कितना होता है और हम लोग को वेंडर को कितना देना है, कि जिससे कि वेंडर को भी लॉस ना जाए और हम लोग को भी लॉस ना जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगले वीडियो पे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।